थर्मल कॉन्सेप्ट, डायनेमिक थ्योरी और एयर मास थ्योरी, ये जो तीनों थ्योरी हैं इसमें ये कहलाता है क्लासिकल थ्योरी। ये क्लासिकल थ्योरी है जो हैली का है, या क्लासिकल थ्योरी में और भी आता है अल मसूदी वाला। तो ये सब बेकार ही है, इसमें कुछ नहीं है। हैली में तो चलो कम से कम कुछ है भी, तो मैंने हैली के विषय में बात कर दी। अल मसूदी को तो साइंस का कोई ज्ञान नहीं है, ये तो सिर्फ ऋतुओं के परिवर्तन की बात करते हैं अल मसूदी। उसमें कोई भी लैंड सी ब्रिज ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन मॉनसून शब्द की उत्पत्ति इनके द्वारा है, इसलिए। दूसरा थ्योरी है डायनेमिक थ्योरी, जो कि 1951 में इन्होंने फॉन के द्वारा दिया गया थ्योरी है। अब इस थ्योरी में क्या है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, अभी आपको दोबारा दिखाते हैं। इस थ्योरी में सबसे महत्वपूर्ण है ITCZ को समझना। ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है? देखो ITCZ है क्या, पहले भी बताया हुआ है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नया ज्वाइन किए हैं बीच में, उनके लिए और बाकी सब लोगों के लिए भी ITCZ व्यापारिक पवनों का अभिसरण क्षेत्र है। उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनें हैं वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड कहलाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध वाली साउथ ईस्ट ट्रेड कहलाती हैं, क्योंकि साउथ ईस्ट दिशा से आ रही है। अब ये दोनों पवनें विषुवत के पास कहीं न कहीं जाकर के इनका अभिसरण होगा। इधर से पवन आ रही है, इधर से पवन आ रही है, दोनों आकर के कहीं तो अभिसरण होगा ना इनका। तो विषुवत के पास इनका अभिसरण होता है, क्योंकि विषुवत पर निम्न दाब होता है, मैंने यहां दिखाया हुआ है। और विषुवत पर अगर निम्न दाब है तो उच्च दाब से पवन उत्पन्न होकर, वायु का संचरण उत्पन्न होकर निम्न दाब की ओर अग्रसर होगा। तो सारा पवन निम्न दाब की ओर आ रहा है। देखो अब ये जो पवन आया, ये टकराने के बाद इस दिशा में घूम जाएगा, और इसी को हम लोग कहते हैं विषुवतीय पछुआ। यानी ITCZ के अंदर में बनता है विषुवतीय पछुआ, जो हमने यहां भी दर्शाया है। ये हमारा ITCZ हो गया, जहां पे देखो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड, साउथ ईस्ट ट्रेड दोनों का अभिसरण हो रहा है, और दोनों पवन टकराने के बाद ये एक विषुवतीय पछुआ के रूप में इसमें संचरण कायम हो जाता है। ऐसा डायनेमिक थ्योरी में फॉन ने माना है, और ऐसा है भी। इक्वेटोरियल विषुव पछुआ पाया जाता है, सत्य भी है ये। अब ये जो ITCZ है, ये क्या हुआ? ये निम्न दाब पेटी है, क्योंकि यहां वायु का अभिसरण हो रहा है, अभिसरण के बाद वायु को ऊपर भी उठना है। दूसरा विषुवत पर है, तो विषुवत पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, लंबवत होने के कारण वहां पर सूर्यातप की मात्रा ITCZ में ज्यादा है, तो उसके कारण वहां पर संवहन होता है, निम्न दाब होता है, वर्षा होती है, वायु का अभिसरण होता है। ये आपको अच्छे से समझना है। अब ITCZ मैंने यहां दिखाया है कि सन के साथ सूर्य जब उत्तरायण होगा, ये उत्तरायण हो रहा है, सूर्य जब उत्तरायण होगा तो ITCZ भी ऊपर की ओर शिफ्ट करती है, और जब ITCZ ऊपर की ओर शिफ्ट करेगी तो हम लोग इसमें n लगा देंगे, ये हो जाएगा NITCZ। अब NITCZ का देखो, लैंड के ऊपर में विस्तार भी ज्यादा होता है, और लैंड पर, भूमि पर, थल पर यह उत्तर की ओर ज्यादा शिफ्ट करता है, और समुद्र तल पर यह उत्तर की ओर कम शिफ्ट करेगा। कारण क्या है कि लैंड का हीटिंग ज्यादा आसानी से होता है, स्पेसिफिक हीट
ऑफ वाटर इज मोर देन स्पेसिफिक हीट ऑफ द लैंड। तो इसका मतलब हुआ कि लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा। तो हम इसको एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं समझ करके, कि मान लो कि ITCZ के अंदर में तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ITCZ ऊपर की ओर सूर्य के साथ शिफ्ट होना शुरू हुआ, सूर्य उत्तरायण हुआ तो सूर्य की किरणें लंबवत अब कहाँ है, विषुवत पर तो है नहीं। सूर्य की किरणें लंबवत तब होंगी कर्क रेखा के ऊपर में, तो यह भाई साहब भी कर्क रेखा की ओर शिफ्ट करने लगेंगे। हालांकि दोनों में टाइम लैग होता है, जब सूर्य शिफ्ट करेगा तो उसके जस्ट नीचे नहीं होता है, दोनों के बीच में कम से कम 15 से 30 दिन का टाइम लैग होता है, क्योंकि सूर्य जल्दी शिफ्ट कर रहा है, उसके नीचे नीचे हीटिंग में टाइम लगेगा ना। नीचे में लंबवत किरणें अचानक तो हीटिंग नहीं करेंगी, जैसे तुमने पढ़ा है कि 12 बजे सूर्य की किरणें लंबवत होती है, लेकिन सबसे अधिक गर्मी कब होती है, 2 बजे। 2 घंटे का टाइम लैग है, तो 24 घंटे में 2 घंटे का टाइम लैग है, इसीलिए कम से कम 10 से 15 दिन का तो मिनिमम टाइम लैग होता ही है ITCZ के ऊपर शिफ्ट करने में। 15 से 30 मैंने बताया है। अब देखो, सूर्य उत्तरायण हो गया, ITCZ ऊपर शिफ्ट कर गई। ITCZ थल के ऊपर में इसका ज्यादा विस्तार, इसका जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है वो ज्यादा विस्तृत हो जाती है। थल का एक बड़ा भाग 27 डिग्री तक गर्म होगा, एक बड़ा भाग 27 डिग्री तक गर्म हो सकता है। जल में अगर हम जल में इसी अक्षांश 30 डिग्री अक्षांश लिया है, जल में अगर 30 डिग्री अक्षांश हो जाएंगे तो हमारा तापमान मिल जाएगा हमको 18 डिग्री। ITCZ वहीं रहेगा जहां तापमान होना चाहिए 27 डिग्री। तो 27 डिग्री के लिए नीचे आना पड़ेगा तुमको, यानी अंडमान सी के पास 15 डिग्री के पास ITCZ होगा बे ऑफ बंगाल में, और 30 डिग्री पर होगा शिवालिक के पास होगा, या शिवालिक और विंध्य के बीच में होगा भारत के उप महाद्वीप पर। और यहां इसका नाम रख दिया जाता है मॉनसून ट्रो या मॉनसून ट्रफ। यही मॉनसून अवदाब है, मॉनसूनी अवदाब यही है जो बना हुआ है। कितना लोग समझ में आया ITCZ का शिफ्ट करना? अब इसमें आगे मैंने ये समझाया था कि अब चूंकि ITCZ शिफ्ट करेगा तो इसके अंदर में जो विषुवतीय पछुआ है, ये सारा विषुवतीय पछुआ भी ऊपर की ओर शिफ्ट करने लगेगा, और यही विषुवतीय पछुआ इस अवदाब में फिर प्रवेश करने लगता है और समुद्र से जल को ग्रहण करेगा, आर्द्रता को ग्रहण करेगा, और भारत के इस मैदानी भाग पर या इधर तट के पास या यहां से इधर भी टर्न लेगा तो इस भाग में वर्षा शुरू कर देगा। यही मॉनसून है। ITCZ सिद्धांत यही है। ITCZ के शिफ्टिंग का रिलेशनशिप सूर्य के उत्तरायण होने से है। NITCZ क्या है, मॉनसून ट्रफ क्या है, मॉनसून के अंदर में अवदाब केंद्र कैसे बनते हैं, इसी अवदाब केंद्र को थर्मल लो भी कह रहा है। अंडमान पे ITCZ 15 डिग्री पर ही क्यों है, क्योंकि जो जल है उतना गर्म नहीं होगा जितना कि थल गर्म हो जाएगा। थल पर शिफ्ट करता है। ITCZ का लोकेशन क्या है, ये सारा रिसर्च 1950s में ही फॉन साहब ने कर दिया। लेकिन फॉन साहब ने कहा कि इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज है। बाद में टी ईन जैसे विद्वान या पी कोटेस्ट्रम जैसे लोग आए तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज नहीं है बल्कि साउथ ईस्टर्ली ट्रेड है। अब तुम ITCZ के ऊपर शिफ्ट करो तो नीचे से कौन आएगा, ये जो साउथ ईस्टर्ली ट्रेड है यही आएगा ना। साउथ ईस्टर्ली ट्रेड इस तरह से, देखो यही साउथ ईस्टर्ली ट्रेड इस तरह से फॉलो करना शुरू करेगा। अब ये कंट्रोवर्सी हो गया। 1950s 60s के दशक में ये बहस छिड़ गई कि साउथ ईस्टर्ली ट्रेड है या इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज है, कौन है दोनों में। दोनों संभावित था। फॉन का मत अलग है, टी ईन का मत अलग है। कोटेश्वरम साहब ईन के साथ थे। अब आएगा जेड स्ट्रीम थ्योरी, और भारत के विद्वान चेन्नई के पी कोटेश्वरम ने एक बहुत ही इसमें अद्भुत परिवर्तन कर दिया। कितना लोग ये कॉन्सेप्ट समझा, ये भी बेसिक है। ये भी, इसमें भी मॉनसून की उत्पत्ति जो बताई जा रही है वो मॉनसून के उत्पत्ति का सिर्फ 10% है। अब मुझे लिख करके बताओ और इस डायग्राम को ड्रॉ करो जल्दी से। ओ माय गॉड, अभी भी लिख रहा है आर यू देयर सर।
समझ में आया कि नहीं? डायग्राम बन रहा है कि नहीं? अखिलेश जाटव लिखे हैं आई अंडरस्टूड सर। बाकी लोग लिखिए। जयप्रकाश ने लिखा समझ गए सर। अब तो मुझे क्षण प्रतिक्षण ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से चला गया हो वॉइस। ऐसा कभी हुआ नहीं था, लेकिन आज पता नहीं कैसे हुआ। अच्छा, स्मृति इज सेइंग दैट आई वर्क इन IMD। दैट्स रियली कूल। थीमेटिक डायग्राम बिल्कुल यूज करिए। जहां भी हम थीमेटिक डायग्राम बना रहे हैं, आप थीमेटिक बनाइए। और जहां पर मुझे भारत का मानचित्र बनाना होगा, हम स्वयं बनाएंगे। सुनील कुमार पूछ रहे हैं IT CZ के साथ विषुवतीय पछुआ भी शिफ्ट करती है? बिल्कुल करेगी, और नहीं तो विलुप्त हो जाएगी। विषुवतीय पछुआ के उत्पत्ति का कारण ही IT CZ है ना। और जब IT CZ ऊपर चली गई, ये तो उसी तरह से है कि कहो कि सर आप हमारे घर आ गए तो हम तुम्हारे घर तो चले गए। पूछोगे क्या सर अपना तोंद वहीं छोड़कर क्या है? अरे जब आए तो पूरा है ना। IMD, मुझे पता है स्मृति, आप बता रहे हो IMD इंडियन मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट। पुणे में कार्यरत हो? कहाँ कार्यरत हो? IMD का ऑफिस आपका कहाँ पे है? अरे भैया संजीव कुमार, थोड़ा सा खोपड़िया लगाइए। पहले स्माइल दीजिए मुझे और थोड़ा सा खोपड़ी लगाइए। IT CZ 30 डिग्री अक्षांश पे लैंड पर है और 15 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर है। ग्रीष्म काल में थल ज्यादा गर्म होता है, तो थल पर 30 डिग्री तक उच्च तापमान मिलेगा, लेकिन समुद्र तल पर 30 डिग्री तक उतना उच्च तापमान नहीं मिलेगा कि IT CZ वहां बने या वहां तक शिफ्ट हो या वहां निम्न अवदाब बने। 15 डिग्री तक ही अनुकूल दशाएं बनती है जहां पर उस तरह का मॉनसून ट्रफ IT CZ या निम्न अवदाब बन सके। अभी हम हिंट कर देते हैं, ध्यान रखना। इसी IT CZ में अंडमान सी पर 15 डिग्री पर साइक्लोन बनेगा। IT CZ के अंदर में साइक्लोन बनता है, इसको याद रखिए। क्लाइमेटोलॉजी के क्लास में हमने पढ़ा दिया था, नए बच्चे दुखी ना हो। बस एक लाइन में याद रखिए कि IT CZ चूंकि निम्न अवदाब केंद्र है, वायु का अभिसरण क्षेत्र है, तो इसके अंदर में संभावनाएं होती है चक्रवातों के बनने की। चक्रवात भी तो अभिसरण क्षेत्र ही है, निम्न दाब केंद्र ही है, संवहन युक्त क्षेत्र ही है। अच्छा, you are posted in Hisar. My head office is in Delhi. चलो फिर, आपको तो बहुत मजा आएगा। और
इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, वहाँ मॉनसून के बारे में तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन डेटा सब रहता होगा, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि आप इस क्लासेस के बाद आपका एक अलग दृष्टिकोण बनेगा, आपका एक मॉनसून के बारे में सोचने का, मेजरमेंट करने का एक दृष्टिकोण अच्छा बनेगा, अलग बनेगा। अब देखो इसी में एयर मास थ्योरी, ये देखिए कमल कुमार यादव, हम बात करेंगे। तबीयत ठीक नहीं चल रही है आजकल बहुत लोगों की, इसलिए बैठ करके पढ़ा रहे होंगे। चलो अब एक और एक्सप्लेनेशन पहले करते हैं, डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन ये है हमारा कि एयर मास थ्योरी एयर मास थ्योरी में क्या है कि आशा है आपने बना लिया होगा। एयर मास थ्योरी की अब मान्यता सच नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं एयर मास थ्योरी को भी, कुछ तो उसमें भी है विजडम। एयर मास थ्योरी क्या कहता है, ये 0 डिग्री हमारा इक्वेटर है, तो ये मानता है कि ट्रॉपिकल क्षेत्र में इस तरह के एयर मासेस बनते हैं। ये है ट्रॉपिकल एयर मास। मैरीटाइम याद होगा ना, MT, ये सब है MT, मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास, यानी समुद्री उष्णकटिबंधीय गर्म, MT, W मतलब गर्म, म्यू मतलब अनस्टेबल। तो MTW म्यू वायु राशियां बनती है और इन वायु राशियों को परिवहित कर रहा है साउथ ईस्ट ट्रेड। और जो ITCZ है, मान लो ये हमारा ITCZ है, तो यही ITCZ जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति में इस तरह से ये शिफ्ट कर जाता है, ऊपर को जब शिफ्ट कर जाता है, तो ये जो व्यापारिक पवन है, ये व्यापारिक पवन इस तरह से क्रॉस करने लगेगा और ये अंडमान है। तो ये जो व्यापारिक पवन इधर क्रॉस करेगा, क्योंकि व्यापारिक पवन की टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी है कि ये प्रवेश करे ITCZ में, इसको तो ITCZ में प्रवेश करना है ना। तो जो साउथ ईस्टर्ली ट्रेड है वो इन वायु राशियों को, सही है, समुद्री वायु राशियों को ड्राइव भी करती है। तो ये समुद्री वायु राशि फिर ऊपर की ओर आकर के, और ये समुद्री वायु राशि देखो, इसका नाम हम रख देते हैं, अगर X रख देंगे तो ये इधर इसमें प्रवेश करेगा और ये वाला आकर के यहाँ पे मालाबार से टकराएगा, क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स है। तो आकर के इधर मुड़ने का कारण क्या है, यहाँ पर क्या काम कर रहा है, कोरियोलिस इफेक्ट के कारण ये जो व्यापारिक पवनें हैं ये यहाँ से राइटवर्ड हो जाती हैं। ये लैटिट्यूड हम मान लेते हैं ना 5 डिग्री नॉर्थ है, तो 5 डिग्री के बाद कोरियोलिस इफेक्टिव हो जाता है। तो सारी जो साउथ ईस्टर्ली ट्रेड्स हैं वो इधर 2 कारण से घूम रही हैं। पहला, इनको जो निम्न थर्मल लोज बना हुआ है, जो मॉनसून ट्रफ है, मॉनसून ट्रफ में ये आकर्षित हो रही हैं, मॉनसून ट्रफ में आकर्षित हो रही हैं। और दूसरा, कोरियोलिस काम कर रहा है।
यानी दो फैक्टर है। पहला है ITCZ में निर्मित जो ट्रफ है, और दूसरा है कोरियोलिस इफेक्ट, जिसके कारण ये वायु राशियां प्रवेश कर रही हैं। तो ये एयर मास थ्योरी है। बहुत अंतर नहीं है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन था, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट था पिछले सिद्धांतों में। इस डायग्राम को बनाओ, अगर बन जाए तो जल्दी से यस लिखो, क्योंकि आज हम सच में डरे हुए हैं कि पता नहीं कब लाइव खत्म हो गया। ऐसा होना नहीं चाहिए, आज तक हुआ तो नहीं था। जैसे ही डायग्राम बने मुझे यस लिख करके भेजो, नमस्ते नहीं, डायग्राम बना या नहीं ये लिख करके भेजो। ओके डन, थैंक यू। थोड़ा आज रिस्पॉन्स दो, फटाफट हो जाए तो तुरंत डन लिखा करो। ओके, ये दो सिद्धांत था, और इसके बाद मैंने आपको लिखवाया है, कल आपको मैंने लिखवाया था। तो क्या लिखवाया था? मुझे इतना याद है कि जो लिखवाया था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, थोड़ा उसमें रह रहा है। मुझे प्लीज लिख करके भेजो कि लास्ट क्या लिखा था आपने। आपने लिखा था सिंथेटिक थ्योरी में पोर्ट डार्विन के बारे में बताया था। ओके थैंक यू। अब आगे लिखो। मुझे याद आ गया, मैंने सोमालिया का हाई प्रेशर जेट ये सब बता दिया था, डार्विन पे हाई प्रेशर बताया था। आगे लिखिए, बस दो पैराग्राफ और लिखना है, फिर एक्सप्लेन करना है मुझे। लिखिए, ये बताओ मैस्करनीज लिखवा दिया था, शायद लिखवा दिया था, मैस्करनीज भी लिखवा दिया था। हाँ थैंक यू अभय, तुमने बहुत अच्छा मुझे बताया कि इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अफ्रीकन ईस्टर्न माउंटेन रीजन लिखवाया था। ठीक है, हाँ संदीप कुमार सिंह, ठीक है, थैंक यू। अब मुझे याद आ गया अच्छी तरह से। चलो लिखो, लिखने में एकदम मदमस्त हो जाओ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि लिखते हुए कोशिश करना है कि एक चित्र भी बने आपके अंदर में, क्योंकि हमारा लिखवाया हुआ कोई किताबी भाषा नहीं है, वो एक क्या बोलूं, एक समरी है, एक सारांश है, एक कहानी है, एक कविता है। लिखिए, लिखो दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति दस डिग्री दक्षिणी अक्षांश एवं लगभग
40 से 60 डिग्री देशांतरों के मध्य होती है। यह दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन एवं मैस्कर्नीज के बाह्य प्रवाह के अभिसरण से उत्पन्न होता है। अब लिखो मॉनसून के फटने की परिघटना। द बर्स्ट ऑफ मॉनसून। अब लिखो बर्स्ट ऑफ मॉनसून, BURST। आप देवनागरी में भी बर्स्ट लिख सकते हो। अगर आप लिख दोगे मॉनसून का बर्स्ट, मॉनसून का हिंदी में, और बर्स्ट BURST, तब भी एग्जामिनर खुश होगा। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं हिंदी माध्यम में कि इंग्लिश लिखने से नंबर काट लेगा। अरे भाई, इंग्लिश लिखने से एग्जामिनर खुश होगा, नंबर देगा। तो मॉनसून का बर्स्ट। अब लिखो बर्स्ट का अर्थ है आकस्मिक, अनप्रेडिक्टेबल, अघोषित, आकस्मिक, अघोषित, आर्द्रता युक्त, मॉनसूनी पवनों का मालाबार के तट पर आक्रमण, इन्वेजन ऑफ मॉइस्चर लैडन विंड। ट्रांसलेशन कर दिया। लिखो यह 1 जून से 7 जून के मध्य प्राप्त होता है। बर्स्ट के पूर्व, मॉनसून बर्स्ट के पहले, मॉनसून बर्स्ट के पूर्व कई विशिष्ट मौसमी दशाएं प्राप्त होती है जिन्हें बर्स्ट के प्रेडिक्शंस के लिए
महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे पहला ए, पूर्वी जेट का विंध्य के ऊपर 200 MB की ऊंचाई पर प्रकट होना। दूसरा, सोमालिया पर उच्च दाब एवं सोमालियन कोल्ड करंट का उत्पन्न होना। नेक्स्ट लिखो, उत्तरी सह्याद्री पर पश्चिमी अवदाब का निर्माण। नॉर्दर्न सह्याद्री पर वेस्टर्न ट्रफ का निर्माण। फिर लिखो, डबल इक्वेटोरियल ट्रफ का निर्माण। डबल इक्वेटोरियल ट्रफ का निर्माण। डबल इक्वेटोरियल ट्रफ का निर्माण। द्विविषुवतीय अवदाब का निर्माण। इसके विषय में चर्चा करेंगे और डिटेल बताएंगे क्या है ये। फिर लिखो, फिंडलैटर जेट, FINDAR फिंडलेटर जेट फिनलैटर जेट का विश्वत को पार करके अचानक द्विभाजन, दो भागों में बंटना, बाइफर्केशन ऑफ द फिनलैटर जेट एंड लिखो, और दाहिनी धारा का जो राइटवर्ड फ्लैंक है या राइटवर्ड स्ट्रीम है जेट का मालाबार की ओर रहस्यमयी रूप से मुड़ना। कितना क्राइटेरिया हुआ लिख करके बताओ मुझे, 5 या 6 हो गया। फिर एक और लिख लो, डार्विन के ऊपर उच्च दाब का कम से कम 1022 MB। चलो ओके, अब लिखो, कई बार ना मॉनसून बर्स्ट पर ही क्वेश्चन आ सकता है, समझ गए ना। आजकल मॉनसून के एक एक मैकेनिज्म पे, उसके एक एक क्रियाविधि पे, एक एक विशेषता पर प्रश्न आने की संभावना बनती है। तो आपको बहुत डिटेल लेकर के जाने वाले हैं मॉनसून में। लिखिए, लिखो, भारतीय मॉनसून (25 जून के बाद
44 से 66 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य विषुवत को काटती हुई उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है, या लिखो अरब सागर में प्रवेश करती है। तथा कोरियोलिस प्रभाव से दाहिनी ओर विस्थापित होकर मालाबार की ओर दक्षिण पश्चिम मॉनसून के रूप में संचरित होती है। नवीन जेट स्ट्रीम सिद्धांत में मॉनसून के बर्स्ट के पूर्व दो मुख्य परिघटनाएं देखी गई हैं। पहला ए, डबल इक्वेटोरियल ट्रफ द्विविषुवतीय अवदाब, डबल इक्वेटोरियल ट्रफ जो 5 डिग्री नॉर्थ एवं 5 डिग्री साउथ पर अवस्थित होता है, उसमें उत्तरी अवदाब का दक्षिणी अवदाब में विलय अथवा विलुप्त होना इस तथ्य का संकेतक है कि मालाबार पर मॉनसून प्रवेश करने वाला है। बी, दूसरी घटना क्या होती है वो भी लिखो। बी, फिंड लैटर जेट जो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है तथा मोजाम्बिक चैनल से पूर्वी अफ्रीकी उच्च भूमि के समानांतर लगभग 50 से 60 डिग्री देशांतर के ऊपर
व्यवस्थित होता है, इस्टेब्लिश हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। व्यवस्थित हो जाता है। नेक्स्ट, इस जेट की उत्पत्ति पर विवाद है। कुछ वैज्ञानिक इसे मॉनसूनी पवनों का ही ऊपरी भाग मानते हैं, जहां धरातलीय घर्षण कम होने के कारण पवन गति उच्च होती है। दूसरे मत के अनुसार पवन गति उच्च होती है। दूसरे मत के अनुसार इस जेट का निर्माण अफ्रीका के पूर्वी उच्च भूमि की ठंडी वायु एवं मोजाम्बिक चैनल के ऊपर निर्मित गर्म वायु राशि के मिश्रण से होता है, तापांतर से होता है, तापांतर से होता है। कुछ भी हो, जेट तो मिलता है, सब समझाया जाएगा। अगला पैराग्राफ लिखो। यह जेट विषुवत को पार करते ही आश्चर्यजनक रूप से द्विभाजित हो जाता है, जिसका दाहिना भाग मालाबार से टकराता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जेट की यह शाखा साउथ वेस्ट मॉनसून को भारत की ओर, मालाबार की ओर ड्राइव कर रही है। ड्राइव यानी मालाबार की ओर ड्राइव कर रही है।
एक्चुअली क्या है ना कि कमल का एक प्रश्न है, ये प्रश्न सबके बहुत काम आएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। कमल का कहना है कि सर ज्योग्राफी के कोर से पीटी में 3-4 प्रश्न आते हैं। कोर से इसका मतलब है फिजिकल ज्योग्राफी, जो आम किताबों में सविंदर सिंह में एनसीईआरटी में मिलता है। कोर से 3-4 क्वेश्चन ही आते हैं और बाकी 30-40 क्वेश्चन तो इन्वायरमेंट और बाकी ह्यूमन इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इस तरह वाले से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सही बात है, ज्योग्राफी का स्वरूप बदला है। 2016 के बाद तुम देखोगे क्वेश्चन पेपर में रेफरेंस बुक बदला है। आखिर ये बताओ कि मॉनसून के बर्स्ट को हम कितना पढ़ा रहे हैं। तुम कहोगे सर मॉनसून के लिए कोई किताब बताइए, तो कोई किताब ही नहीं है। कहाँ से बता दें किताब? एनबीटी की किताब आती है, नेशनल बुक ट्रस्ट की किताब आती है, भारतीय मॉनसून, इंडियन मॉनसून, इसके दास की किताब है। इसके दास वाली किताब पढ़ोगे तब जाकर के हमारी चीज़ें मिलने शुरू हो जाएंगी। पूरे मॉनसून पर एक बुक ही लिखी हुई है, रॉबिन्सन की किताब है। अब यूपीएससी में जो एग्जामिनर हैं, क्वेश्चन वाले बैठे हुए हैं, वो चाहे कोई विषय में भी हो, पवेट का भी जो बैठा हुआ है, किसी भी इतिहास का भी जो बैठा हुआ है, ऐसा प्रश्न ही ये पूछ रहा है कि आपको ट्रेडिशनल चीज़ों से हट करके अलग पढ़ना पड़ेगा। और शिक्षकों का ये बहुत मूलभूत कर्तव्य हो गया है कि वो अपने टीचिंग स्टाइल को बदलें, पुरानी चीज़ों से बाहर निकलें। एक बर्स्ट ऑफ मॉनसून पे मैंने शायद 1.5-2 पेज लिखवा दिया है, जबकि पहले बर्स्ट ऑफ मॉनसून पे मुश्किल से 5 लाइन लिखवाया जाता था, हम ही लिखवाते थे। तो ये अंतर हर विषय में उत्पन्न हो रहा है। पर्यावरण में भी तुम देखोगे तो पर्यावरण से भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कोर नहीं पूछे जाते हैं। प्राथमिक उत्पादकता क्या है ये अब नहीं पूछता है, अब पूछेगा जीन पूल से प्रश्न, प्लांट जेनेटिक्स से प्रश्न। हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोज्योग्राफी में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल किंगडम, जूजोग्राफिकल रीजन। हमने तो मेंस के हिसाब से पढ़ाया। अब इसी के डिटेल में जाओगे ना तो वो सब निकलना शुरू हो जाता है बीटी के लिए। हमने मेंस के हिसाब से पढ़ा दिया, मैप बना दिया, रीजन्स बता दिए, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए। लेकिन उसी में मान लो कि ऑस्ट्रेलियन किंगडम है, तो ऑस्ट्रेलियन किंगडम में कौन कौन सा जीन पूल है, कौन कौन सा प्लांट वहां डेवलप हुआ, कौन कौन सा नॉक्टोजियन एनिमल्स कौन कौन से बने। तो ये ब्रॉडर क्लासिफिकेशंस पे यूपीएससी शिफ्ट कर गई है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, तुम लोग यूपीएससी में जो कठिन प्रश्न आ रहे हैं, जो तथाकथित, उनको देख करके घबराओ मत, क्योंकि उसको देख के घबराने के बाद तो आप कभी कर ही नहीं पाओगे। कंपटीशन तो आप लोगों के बीच में ही है ना, स्टूडेंट्स के बीच में ही है ना। तो जब स्टूडेंट्स के बीच में ही है तो सारे स्टूडेंट्स मोर और लेस वही पढ़ रहे हैं। इंग्लिश वाले थोड़े आगे निकल गए हैं, हिंदी वाले पीछे रह गए, क्योंकि हिंदी में किताबें नहीं हैं। हिंदी के टीचर वही ढाक के 3 बात, पुराना वही गाथा, वही छाया काल से, क्या है वो छायावाद वाले, जो भक्ति काल जो चल रहा है चल ही रहा है। 2000 में जो चल रहा था आज भी वही चल रहा है। इतिहास हो कुछ भी हो, सब में भक्ति काल चल रहा है। अभी सूफी मूवमेंट वाली जो गाथाएं हैं, चलो यूपीएससी कहाँ से कहाँ बदल गया। तो ये आपके समझ में आना चाहिए कि जब समय के साथ आप चेंज नहीं करोगे, आपका रेफरेंस बुक नहीं बदलेगा, आपके पढ़ने का मेथड नहीं बदलेगा, तो आप यू हैव टू कीप पेस विद द वर्ल्ड। मेन स्ट्रीम में कैसे फ्लो करना है ये तो समझना होगा ना। हमारा रोल तो, हमारी भूमिका तो बहुत ही सीमित है। हम तो ज्योग्राफी के कुछ विषयों में आपको इनलाइटन कर सकते हैं, बाकी चीज़ों में तो आपको हाथ पाँव मारना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। जीएस वाले बैच में हम एक प्रॉपर बुक लिस्ट लेकर के आने वाले हैं। जो हमारा चल रहा है प्रोग्राम, उसमें हम एक बुक लिस्ट देंगे और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि टीचर्स ने जो भी पढ़ाया, हमने पीडीएफ में जो कुछ भी दिया, उससे थोड़ा अतिरिक्त हट करके ये चैप्टर्स जरूर आपको पढ़ना है। ये हम काम करेंगे, लेकिन कोर्स के अंत में, अभी नहीं। अभी करने से स्टूडेंट सब बेतरतीब घबरा जाएगा, ये भी पढ़ना था क्या, वो भी पढ़ना था क्या। स्टूडेंट भी तो वैसे ही सब आता है ना। कम कैसे पढ़ें, ना कैसे पढ़ना पड़े, ये ज्यादा प्रेशर है। जल्दी खत्म करो, ये ज्यादा प्रेशर है। कब तक पढ़ाओगे, वो कब शुरू होगा, ये ज्यादा प्रश्न है।
सर और क्या होगा, कितना, और कुछ बताइए, ये प्रश्न अब कहाँ आता है। फिर कहोगे कि हिंदी माध्यम में सर कुछ हो ही नहीं रहा है किसी का। तो देखो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी जो गति है वो हम भी तो देख ही रहे हैं ना, उस अंतर को देख रहे हैं। 2015 के पहले का हिंदी माध्यम का स्टूडेंट और आज का हिंदी माध्यम का स्टूडेंट, देख रहे हैं अंतर है। समय के साथ नहीं बदलोगे, अप्रोच नहीं बदलोगे, थॉट प्रोसेस नहीं बदलोगे, डिफिकल्टीज तो हैं। अब प्रश्न है कि इन्वायरमेंट से प्रश्न कहाँ से पूछता है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी के प्रिंसिपल पे अब नहीं पूछेगा। तुम लोग बायोडाइवर्सिटी क्या है, अल्फा बीटा गामा क्या है, यही समझने में खुश हो जाओगे। आपको देखना होगा कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में क्या मेथड है, कोर क्या है, तो हॉटस्पॉट क्या है, ये सब हजार चीज आप पढ़ रहे हो। लेकिन जो न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, मान लो कि आपने इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स इंडिया में आइडेंटिफाई कर लिया है, इंडिया का फ्लोरिस्टिक रीजन पढ़ लिया है, हमने आपको पढ़ा दिया फ्लोरिस्टिक रीजन ऑफ इंडिया, जीन पूल इन इंडिया, हमने पढ़ा दिया बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन इंडिया, सब समझा दिया। नेशनल पार्क क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, सेंचुरी क्या है, अंतर क्या है, ये सब पढ़ा दिया। लेकिन आपने हिंदू अखबार पढ़ा ही नहीं। अब हिंदू अखबार में आ गया कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में एक प्रकार का मेढक मिला है जो यूनिक वैरायटी का है। अब बताओ ये टीचर कैसे करवाएगा। तो तुम लोग को क्वेश्चंस तो आता है रिलेट करके करंट से, टीचर तो ये बताएगा ना जीन पूल क्या है, नीलगिरी कहां पर है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें मूल चीजें क्या है, नीला पुष्प क्या है, ज्यादा से ज्यादा यही बता देगा। बाकी मेहनत तो आपको करनी है। इसीलिए तो यूपीएससी ने एक पावरफुल शिफ्ट लिया है कि वो जो ट्रेडिशनल रटने वाले बोगस स्टूडेंट थे यूपीएससी के, उनको होल्ड करो। जो कंटेम्पोररीज, करंट अफेयर्स, जो न्यूज़पेपर्स, डाउन टू अर्थ मैगजीन, ज्योग्राफी एंड यू मैगजीन, फ्रंट लाइन मैगजीन, इस तरह से में ज़्यादा जो रत हैं, हिंदू न्यूज़पेपर, इधर इस जोन में भी जो पावरफुल हैं इन लोगों का सिलेक्शन। लेकिन अगर सिर्फ इस जोन में जाओगे तो उधर वाला मिस करोगे तो ये नहीं होगा। तो दोनों का बैलेंस कर दिया। मैंने एक वर्कशॉप में बताया था यूपीएससी ने 2011 के पहले पूरा ट्रेडिशनल, 11 से 16 पूरा करंट की तरफ शिफ्ट कर गया, 16 के बाद फिर ट्रेडिशनल और करंट का एक एमलगमेशन बना दिया। तो हम जो रिसर्च करके आप लोगों को बताते हैं उन बातों पे आप ध्यान तो देते नहीं हो, और प्रश्न रोज एक रहता ही रहता है आप लोगों का। अब देखिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा रोज ही। चलो मेहनत करो, अच्छा होगा, चिंता नहीं करो। कंपटीशन तो तुम ही लोगों के बीच में है ना, ऐसा तो है नहीं कि प्लेनेट से, डिफरेंट प्लेनेट से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। लेकिन इंग्लिश वाला पटखनी लगा देगा, वो सारा मैगजीन पढ़ रहा है, उसका मटेरियल बेहतर है, वेबसाइट्स अच्छे अच्छे पढ़ता है। हमने तो आपको कहा कि आप एक इनसाइट वेबसाइट को, इनसाइट जो है उसको फॉलो करना शुरू करो, उसमें इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे क्या क्या आ रहा है देख लो, isbaba.com है, उसको देख लो। तुम लोग लटक जाओगे, केवल आईएएस का नाम हो गया, ओनली आईएएस का नाम हो गया, उसमें रोज हिंदू का कुछ काट के दे रहा है तो उसी को चाटो। विजडम तो लेना नहीं है किसी को। हम लोग तो वो देखते हैं कि कौन सी टीम एक्यूरेसी, कौन सी टीम यूपीएससी की तरफ अच्छा काम कर रही है। तुम लोगों के लिए हल्ला हो गया, दृष्टि पढ़ लो, दृष्टि से पढ़ रहे हो, तो कंवार तंत्र में कहां जाती है बुद्धि। दृष्टि में इतना ही अच्छा मटेरियल अगर बन रहा है तो इंग्लिश वाले भी उठा के पढ़ते ना दृष्टि। बोगस मटेरियल, फालतू का मटेरियल, निबंध टाइप मटेरियल, कथा कहानी टाइप मटेरियल, ये बना करके और मोटा मोटा गत्ता बन रहा है। अब हिंदी वाले को पढ़ने में रस लग रहा है। हिंदी साहित्य का व्यक्ति था ना, थे ना, तो हिंदी साहित्य के व्यक्ति को तो रस पता है कि हिंदी वालों की मानसिकता क्या है, तो उस मानसिकता से स्ट्राइक करके सक्सेसफुल हो गया इंसान। अब वही धारा बह गई। अरे चलता तो हमारा जीएस एकेडमी था यहाँ पे, मैंने यहाँ पे हिंदी के सबसे जो रिजल्ट आए होंगे इस भारत में, क्या बोलूं मैं, सब कुछ तो बाजारीकरण।
चलो चलो एक बार और लिख लेते हैं इसको, थोड़ा सा रह गया है। लिखो, मॉनसून के फटने की परिघटना में, अभी हमारा बर्स्ट ही चल रहा है, मॉनसून के फटने की परिघटना में मालाबार पर अचानक क्यूमुलोनिम्बस बादलों का प्रकट होना, कपासी वर्षक मेघों का प्रकट होना एवं कपासी वर्षक मेघों का प्रकट होना एवं सघन वर्षा, तीव्र वर्षा, गर्जन एवं चमक के साथ वर्षा, गर्जन एवं चमक के साथ वर्षा, प्राप्त होती है। तथा अचानक थंडर स्टॉर्म्स, तड़ित झंझाओं की एक श्रृंखला, श्रृंखला मतलब सीरीज, अनुक्रम से एक आया, दूसरा आया, फिर तीसरा आया, तड़ित झंझाओं की श्रृंखला अनुक्रम से प्रकट होती है। तो मालाबार में रिमझिम वर्षा भी हो रही है, फिर अगले दिन अचानक भयानक वर्षा, फिर रिमझिम वर्षा, रिमझिम भी चल रही है। जो रिमझिम चल रही है वो है ओरोग्राफिक रेनफॉल, और जो थंडर स्टॉर्म आ रहा है वो एक तरह का छोटा सा बेबी साइक्लोन है, नेसेंट साइक्लोन है, साइक्लोन की पूर्वावस्था है। ट्रैवलिंग लो प्रेशर सिस्टम है जिसमें बहुत ही तीव्र संवहन क्यूमुलोनिम्बस बादल होते हैं। यानी मालाबार पर बर्स्ट ऑफ मॉनसून में रिमझिम वर्षा के साथ साथ थंडर स्टॉर्म का भी अटैक शुरू हो जाता है। ये बर्स्ट ऑफ मॉनसून है, आकस्मिक है, अघोषित है। 1 जून को आएगा या 5 जून को आएगा, आप बताओ स्मृति, आईएमडी में बर्स्ट ऑफ मॉनसून को लेकर के कैसे प्रिडिक्शन करते हैं और क्या रिपोर्ट्स रहता है, कुछ तो आपको भी होगा नॉलेज। आप कुछ लिख करके मुझे भेजो, यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98912
90953 90953 ओके। एक्सप्लेन कल करेंगे।